नमस्कार। आज का पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया, फिर स्वतंत्र लेखन से जुड़ गए। इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन भी किया और व्यंग लेखन को एक विधा के रूप में स्थापित किया। समयानुसार परसाई जी ने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विसंगतियों पर आधारित लेख लिखकर व्यंग साहित्य को नया स्वरूप प्रदान किया। इनके व्यंग केवल हास्य का विषय नहीं, बल्कि विसंगतियों के विरुद्ध चेतना जागृत करके समाज के लिए आदर्श का प्रतिमान भी गढ़ते हैं। इन्हें एक गंभीर विचारक के रूप में जाना जाता है। इनकी भाषा और शैली अत्यंत सहज है। परसाई जी ने निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं में लेखन कार्य किया। इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज इनका उपन्यास है, तब की बात तब और थी, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। विकलांग श्रद्धा का दौर इनकी उल्लेखनीय कृति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रायः बोलचाल की भाषा को ही अपने कथन का माध्यम बनाया। उनकी भाषा में प्रत्येक शब्द की मारक क्षमता अद्वितीय है। प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के जिस चित्र को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है, उसमें प्रेमचंद जी साधारण सा धोती कुर्ता पहने हुए हैं और सिर पर मोटे कपड़े की टोपी पहने हैं। उनकी कनपटी चिपटी हुई है, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की शान उनकी घनी मूंछों के कारण चेहरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने पांव में कैनवस के जूते पहने हुए हैं, जिसके बंद बेतरतीब हैं, यानी बंद यानी लेस उल्टे सीधे ढंग से बंधे हुए हैं। उन्होंने जो जूते पहने हैं उसमें दाहिने पांव का जूता ठीक है, लेकिन बाएं पांव का जूता फटा है। परसाई जी ने कहानी, निबंध लेखन से अपना कार्य शुरू करते हुए व्यंग लेखन तक का सफर तय किया और आगे चलकर यही व्यंग लेखन उनकी विधा, उनकी पहचान बन गई। ये हिंदी साहित्य के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग लेखन को एक विधा का दर्जा दिलाया और समाज में जब भी कोई विसंगति या बुराई देखी तो उस पर अपनी लेखनी से प्रहार किया। धीरे धीरे वे लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इनकी हर रचना में बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने विचार प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए उत्साहित किया है। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ जनता के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित है। पाठ में जिस जूते की चर्चा है वह काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। वास्तव में मुंशी प्रेमचंद जी इसी वेशभूषा में रहते थे। उन्हें धनाभाव तो था ही। एक बार अपनी आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए उन्हें अपना कोट तक बेचना पड़ा और दूसरी घटना तो अंतर्मन को छू लेने वाली है। घर खर्च चलाने के लिए वे अपनी सारी रचनाएं बेचने के लिए दुकान पर पहुंच गए। इत्तेफाक से उनकी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से हुई। जब उन्होंने रचनाएं बेचने का कारण सुना तो उन्हें एक जगह, यानी मुंशी प्रेमचंद जी को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा दिया, जहां से उन्हें तनख्वाह के रूप में 5 रुपए मिलते थे। उसी से वे अपना खर्चा चलाते थे। अब मन में ये बात तो आ सकती है कि इतने बड़े लेखक थे तो इतना धनाभाव क्यों था कि अपना खर्चा तक नहीं चला पाते थे। प्रेमचंद जी को अपने घरेलू खर्च के साथ साथ सरस्वती नामक पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े कर्मचारियों को वेतन भी देना पड़ता था, परंतु आमदनी उतनी नहीं थी। अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा वे साहित्य सृजन में लगा देते थे। अपनी जरूरतों से समझौता कर लेते थे। बहुत ही सामान्य व सादगीपूर्ण जीवन जीते थे।
उनके बेटे अमृत राय ने प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी है उसको नाम दिया है कलम के सिपाही। उन्हें महान लेखक, कथा सम्राट, महान उपन्यासकार, जनता के लेखक, युग प्रवर्तक आदि विशेषणों के रूप में जाना जाता है। लेखक ने इस फोटो के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराई जैसे दिखावा, आडंबर, अवसरवादिता, झूठा आदर्श और मर्यादित जीवन जीने वालों के जीवन के अभाव, संघर्ष आदि का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ में जिस जूते का वर्णन है वह धन बल का प्रतीक है, जो समाज में सदैव आदर का पात्र रहा है। इसका मतलब है कि गुणवान व्यक्तियों को धनवान के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। जूता तो हमेशा से ही समृद्धि का प्रतीक रहा है। टोपी मान सम्मान का प्रतीक मानी गई है, लेकिन वर्तमान में मान सम्मान को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पर लेखक द्वारा करारा व्यंग किया गया है कि जिसका स्थान पाँव में है वह सबसे ऊपर जा बैठा है और जो सिर पर बिठाने योग्य है उसको सम्मान नहीं दिया जाता। अति बुद्धिजीवी भी धनवानों पर न्यौछावर होते जा रहे हैं। परसाई जी ने प्रेमचंद जी की फोटो को केंद्र मानते हुए इस पाठ के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर करारा प्रहार किया है। प्रेमचंद जी के बाएं पैर का जो जूता फटा है उसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लेखक की निगाहें उसी बाएं पैर के जूते पर टिक गई हैं। लेखक सोच में पड़ गए हैं कि यदि प्रेमचंद जी का फोटो खिंचाने का पहनावा इस प्रकार है तो प्रतिदिन पहनने की पोशाक कैसी होगी। चूंकि लेखक प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हैं, इसलिए वह स्वयं ही अपने विचारों को बदल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, प्रेमचंद जी की पोशाकें अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें तो पोशाकें बदलने का गुण है ही नहीं। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व में किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं था। वे जैसे दिखते थे वे अंतर्मन से भी वैसे ही थे। लेखक कहते हैं कि जब मैं उनका चेहरा देखता हूँ तभी ये एहसास होता है कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, उनके चेहरे पर किसी प्रकार का संकोच, लज्जा या झेप नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनकी सोच में पारदर्शिता है। लेखक जब उनके फटे जूते को देखते हैं तो कहते हैं कि यदि धोती का एक सिरा थोड़ा नीचे खींच लिए होते तो बाएं पैर के फटे जूते से जो उंगली दिख रही है वह ढक जाती। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बदल लिया होता तो शायद वो भी समृद्ध लोगों में गिने जाते, उनकी भी बुराइयों पर पर्दा पड़ जाता। लेकिन प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दुराव छिपाव उनके व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं था। फटे जूते में भी उनके चेहरे पर पूरा विश्वास झलक रहा था। उनके चेहरे पर छाई मुस्कान के माध्यम से लेखक का कहना है कि जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा तब प्रेमचंद जी ने चेहरे पर वास्तविक मुस्कान लाने का प्रयास किया होगा, क्योंकि कष्ट, अभाव, संघर्ष ये सब प्रेमचंद जी के जीवन का एक हिस्सा बन चुके थे। दर्द के गहरे तल में छिपी मुस्कान जो कि अधूरी है वह साधारण मुस्कान नहीं है, उसमें भी एक प्रकार का व्यंग है उन लोगों पर जो दुराव छिपाव की जिंदगी जीते हैं। प्रेमचंद जी के चेहरे की मुस्कान को देखते हुए लेखक का कहना है कि अजब विडंबना है कि प्रेमचंद जी स्वयं तो फटे जूते पहने हैं और दूसरों पर हंस रहे हैं। फोटो देखकर लेखक सोचते हैं कि फोटो खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या फोटो न खिंचाते, लेकिन फिर लेखक सोचते हैं कि शायद पत्नी की इच्छा को न टाल पाए हों और फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए हों। फिर लेखक सोचते हैं कि कितने दुख की बात है, इतने बड़े लेखक के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूते नहीं हैं। लेखक परसाई जी प्रेमचंद जी के हृदय की पीड़ा को महसूस करके अंतर्मन से मानो रो पड़ते हैं। लेखक के अनुसार आम आदमी की तरह प्रेमचंद जी का स्वभाव नहीं था, वरना वो भी फोटो खिंचाने के लिए जूते किसी से मांग लेते।
लोग तो वर दिखाई करने के लिए कपड़े मांगकर पहन लेते हैं, दूसरों की कार मांगकर बारात निकालते हैं ताकि लोग उन्हें समृद्ध समझें। अपने व्यंग की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए परसाई जी ने कहा है कि लोग तो दूसरों की पत्नी तक साथ में लेकर फोटो खिंचा लेते हैं। यानी जीवन के किसी मोड़ पर, यानी जीवन के किसी भी मोड़ पर चाहे कितनी भी विसंगतियां हों, दिखावे से बाज नहीं आते हैं। लेखक प्रेमचंद जी के चित्र पर पुनः ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके चेहरे की अधूरी मुस्कान देखकर उनका अंतर्मन अंदर से द्रवित हो जाता है। परिणाम स्वरूप फोटो के माध्यम से समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, आडंबरों, दिखावों आदि पर करारा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि समाज के सामने उनकी ऐसी छवि हो कि लोग उनकी प्रशंसा करें। ऐसे लोग अपने वास्तविक जीवन से दूर भागते हैं, अपनी असलियत जनमानस के सामने नहीं आने देते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी इस विचारधारा के एकदम विपरीत थे। वे इस बात को लेकर कतई चिंतित नहीं थे कि मेरे न रहने के बाद लोग मेरी फोटो देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेखक कहते हैं कि लोग झूठी समृद्धि का दावा करते हैं, शादी ब्याह में अपनी हैसियत न होते हुए भी दूसरे की गाड़ी मांगकर बारात निकालते हैं ताकि लोग उन्हें समृद्ध समझकर सम्मान दें। प्रसिद्ध व्यंग्यकार परसाई जी ने अपने व्यंग की मारक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ तक कह दिया कि लोग तो दूसरों की बीबी को अपनी बताकर फोटो खिंचाते हैं और इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं ताकि फोटो से खुशबू आए। यानी किसी भी हाल में दिखावा करने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी की नज़र में फोटो का कोई महत्व ही नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन के कष्ट, अपनी बुराइयों, अपने जीवन के अभावों को छिपाने का प्रयास नहीं किया, जबकि साधारणतः जनमानस के सामने अपनी स्वच्छ छवि लाने के लिए लोग परेशान रहते हैं। लेखक कहते हैं कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हैं। तुम भी जूते और टोपी का अनुपातिक मूल्य के मारे थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जूता समृद्धि का प्रतीक है और टोपी मान मर्यादा का प्रतीक है। लेकिन वर्तमान समय में मान सम्मान को समृद्धि व सत्ता से जोड़ दिया गया है। आज समृद्ध लोगों के सामने सम्मानित यानी मान मर्यादा वालों को नतमस्तक होना पड़ता है। टोपी और जूता तो हमेशा से आनुपातिक मूल्य का प्रतीक रहा है, क्योंकि टोपी तो 8 आने मिल जाएगी लेकिन जूता 5 रुपए में ही आएगा, आता रहा होगा उस समय। प्रेमचंद जैसे सम्मानित व्यक्ति धनाढ्य वर्ग के सामने नतमस्तक नहीं हुए। पूरा जीवन संघर्ष में बीत गया, सदैव अभावग्रस्त रहे, किसी प्रकार का आडंबर उन्होंने नहीं किया। लेकिन यह भी है कि जो मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। प्रेमचंद जी अपने वास्तविक जीवन में जैसे थे वैसे ही फोटो में भी थे। उनके चरित्र में दुराव छिपाव नहीं था। लेखक कहते हैं कि यह व्यक्ति पोशाकें नहीं बदल सकता। इस पाठ के माध्यम से परसाई जी ने प्रेमचंद जी की आर्थिक विपन्नता माने गरीबी, बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। लेखक कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है।
मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व तो नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जो लोग अपनी बुराइयों पर पर्दा डालते हैं, अपनी सच्चाई लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं, उन लोगों पर प्रहार करते हुए लेखक कहते हैं कि समाज में बहुत से लोग हैं जिनके जूते फटे हैं, यानी जिनके हिस्से में विपन्नता है, गरीबी है, यहाँ तक कि मेरा भी जूता फटा है। लेकिन दोनों में अंतर है कि प्रेमचंद जी का जूता अंदर से फटा है, जहाँ से उनकी उंगली बाहर दिख रही है। समाज की बुराइयों पर ठोकर मारने के कारण उनका जूता फटा है, यानी समाज की तथाकथित बुराइयों से उन्होंने संघर्ष किया, जिसके कारण वो अभावों से जूझते रहे। लेखक कहते हैं कि मैं भी अभावों में जी रहा हूँ, लेकिन मेरे जूते का तला घिस गया है। मैं प्रयासरत रहकर भी जीवन को सुखमय नहीं बना पाया, यानी निरंतर प्रयास करते करते तलवा घिस गया और पैर का पंजा लहूलुहान हो गया, जो किसी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने अपने अभावों पर पर्दा डाल रखा है। मेरे कष्ट किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी का कष्ट तो जग जाहिर है। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व तो नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी की उंगली दिख रही है लेकिन पांव सुरक्षित है, यानी प्रेमचंद जी की मान मर्यादा बरकरार है, लेकिन हमने तो बाहर से दिखावा कर रखा है, लेकिन अंतर मन घायल है। हम अंदर से खोखले हो चुके हैं, अपने कष्ट और अभाव अपने तक ही सीमित रखा है। हमने अपनी असलियत पर पर्दा डाल रखा है, लेकिन तुम पर्दे को महत्व नहीं देते। यानी मुंशी प्रेमचंद जी की तरफ इशारा करते हुए लेखक कहते हैं कि उनके चरित्र में किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं था। लेखक का कहना है कि यदि हमारे पास अच्छी पोशाक ना हो तो मैं कभी भी फोटो न खिंचवाऊं। यानी लेखक की आंतरिक स्थिति कैसी भी हो, परंतु ऊपर से वह दिखाना चाहता है कि उसकी स्थिति मजबूत है। वास्तविकता पर पर्दा डालना चाहते हैं। प्रेमचंद जी की फोटो में उनके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान है, जिसमें लेखक को व्यंग नजर आ रहा है। उसी को संदर्भित करते हुए लेखक कहते हैं कि तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। आखिर ये तुम्हारी कौन सी मुस्कान है? इसका क्या रहस्य है? क्या होरी का गोदान हो गया? आइए पहले समझ लेते हैं कि गोदान क्या है। गोदान प्रेमचंद जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें एक होरी नाम का चरित्र है, पात्र है, जो अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का है और गाय दान करने की प्रबल इच्छा रखता है। हिंदू समाज में ऐसी मान्यता भी है कि गाय का दान करने से मुक्ति मिलती है और पुण्य भी मिलता है। तो गोदान उपन्यास का पात्र होरी बहुत गरीब होता है, वह पहले से ही अभावों से जूझता रहता है, लेकिन गोदान करने की उसकी प्रबल इच्छा होती है, जो अंततः पूरी नहीं होती है। इस प्रसंग में लेखक ने प्रेमचंद जी की अभावग्रस्त स्थितियों की ओर व्यंग किया है कि तुम्हारी अधूरी मुस्कान क्या स्पष्ट कर रही है। आखिर तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का क्या रहस्य है? क्या होरी गोदान करने में सफल हो गया? चूंकि गोदान प्रेमचंद जी की रचना है, इसलिए लेखक ने प्रेमचंद जी से ही यह प्रश्न किया कि क्या होरी का गोदान हो गया। दूसरा प्रसंग है, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। पूस की रात भी मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें हल्कू नाम का एक पात्र है जो अभावग्रस्त है, किसी तरह गुजारा कर रहा होता है और इस बार उसकी फसल बड़ी अच्छी स्थिति में होती है। वह रात भर जाकर खेत की रखवाली करता है। उस समय सर्दी अपने चरम पर होती है, उसके पास कपड़े भी नहीं होते हैं कि खुद की रक्षा कर सके। जाड़े से कपकपा रहा होता है, न सो पाता है और न जाग पाता है। हल्की सी बीच में गर्माहट पाके जैसे उसकी आंख लगती है, नील गाय आती है, उसका खेत चर जाती है। वही लेखक पूछ रहा है कि क्या नील गाय हल्कू का खेत चर गई? उसी पर व्यंग करते हुए तुम्हारी ये मुस्कान है। तीसरा प्रसंग है मंत्र नामक कहानी,
को संदर्भित किया गया है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की ही रचना है, जिसमें सुजान भगत नाम का एक व्यक्ति है जिसका लड़का बहुत बीमार है। वो उसको लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर देखने से मना कर देता है, क्योंकि वह डॉक्टर के गोल्फ खेलने का समय होता है। वह मना कर देता है और सुजान भगत का लड़का मर जाता है। इसी तरह अगला प्रसंग है जो कफन नामक कहानी से लिया गया है, यानी जो कफन नामक कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ये भी है, उसी से जुड़ा है, जिसमें माधव नाम का पात्र होता है जो कि नशेड़ी होता है। नशेड़ी माने नशे का आदी। उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प कर मर जाती है, लेकिन वह इलाज नहीं करवाता। यहाँ तक कि पत्नी की मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार करने तक के पैसे उसके पास नहीं होते हैं। जो लोग चंदे के रूप में उसका सहयोग करते हैं, उस पैसे की भी वह शराब खरीद के पी जाता है। लेखक कहते हैं कि क्या तुम्हारी मुस्कान देखकर यह अंदाजा लगाया जाए कि माधव चंदे के पैसे की शराब पी गया? हमें तो लगता है तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान के पीछे का राज यही है। लेखक दोबारा उसी जूते की ओर संकेत करते हुए, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने पैर में फटे जूते पहन रखे हैं, उसी की ओर संकेत करते हुए लेखक कहते हैं, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। आपने तो हमेशा रचनाओं के माध्यम से आम जनता की आवाज उठाई है, तब भी यह भाव आपके हिस्से में आया। क्या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान उधार लाते रहे, जो बनिए के दुकान का चक्कर लगाने से जूता फट गया? कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी का चक्कर लगाने से फट गया था। पहले जान लेते हैं कुंभन दास कौन है। कुंभन दास जिसकी चर्चा है, पहले उसके बारे में जान लें। कुंभन दास अष्टछाप यानी 8 कवियों का एक दल था, जिसमें वह श्रेष्ठ कवि थे। एक बार सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में उन्हें बुलाकर सम्मानित करने का फैसला किया। एक पत्र के माध्यम से उन्हें बुलावा भेजा, जो उन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जिससे उनका जूता घिस गया, क्योंकि उस समय बहुत दूर दूर तक पैदल यात्रा की जाती थी। इस प्रकार अपने जूते को फटा देखकर कुंभन दास को बड़ा पछतावा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम, और जिनको देखे दुख उपजत है, तिनको करीबो परे सलाम। कुंभन दास के ही वचनों को यहाँ उद्धृत किया गया है। उन्होंने कहा कि सीकरी आने जाने में ही मेरी पनैया घिस गई और इस प्रकार मेरा ध्यान भी भंग हुआ और मैं अपने हरि का नाम लेना भी भूल गया। इस प्रकार अपना क्रोध जताते हुए कहते हैं कि जिन्हें देखकर दुख होता है, उन्हें जबरदस्ती सलाम करना पड़ता है। अगर उन्हें सम्मानित ही करना था तो यहीं आकर मुझे सम्मानित करते। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ नहीं फोड़ती हैं। कई रास्ता बदल कर घूम कर भी चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारे पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। लेखक का कहना है कि हमारे समाज में बुराइयां एक टीले के रूप में परत दर परत जमती जा रही हैं, जो सामाजिक विकास को बाधित करती हैं। जागरूक व्यक्ति सदैव इनका विरोध करता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने उन बुराइयों का उन्मूलन करने का प्रयास किया। उन्मूलन माने जड़ से खत्म करना। उन्हें जड़ से खत्म करना चाहा, यानी ठोकरें मारी और जूता फट गया।
कहने का तात्पर्य यह है कि अभावपूर्ण जीवन जीते रहे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। उन बुराइयों का डटकर मुकाबला किया और बुराइयों को घृणित माना। इसीलिए शायद वो फटे जूते में से दिखने वाली उंगली से इशारा कर रहे हैं। उन सामाजिक बुराइयों की तरफ हाथ से इशारा करना उन्होंने उचित नहीं समझा। और कहते हैं लेखक कि इसीलिए तुम्हारे चेहरे की व्यंग भरी मुस्कान मैं समझता हूँ और तुम्हारा इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी मुस्कान का रहस्य भी समझता हूँ। लेखक कहते हैं कि तुम उन सभी पर हंस रहे हो जो उंगली छिपाए तलवा घिसाए चल रहे हैं, यानी जो स्थितियों से समझौता कर लेते हैं, और उन पर भी हंस रहे हो जो चुनौतियों से बचकर निकल जाते हैं। तत्कालीन समाज में जो बुराइयां व्याप्त थीं, उन्होंने मतलब मुंशी प्रेमचंद जी ने उनसे संघर्ष किया, अपनी रचना के माध्यम से उस पर प्रहार किया, इसलिए उनका जूता फटा, अर्थात वो अभावों से जूझते रहे। लेखक प्रेमचंद के दर्द को भली भांति समझ रहे हैं और उनकी व्यंग भरी मुस्कान को भी समझ रहे हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी ने हमेशा विषमता व बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। संपन्न व्यक्तियों की सूची में नहीं जुड़ पाए वो, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे आत्मविश्वास व सम्मान के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। जो समृद्धि का झूठा ढोंग करते हैं, लेखक कहते हैं कि जो समृद्धि का झूठा ढोंग करते हैं वे अपना नुकसान खुद करते हैं। जो एक बार समझौता कर लेता है उसे बार बार उसी सोच को आधार मानकर जिंदगी जीना पड़ता है। अंततः लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारी मुस्कान, उसमें छिपा दर्द और व्यंग सब कुछ भली भांति समझ रहा हूं। ये मेरी जनता के लेखक। इस प्रकार पाठ खत्म हुआ। आशा है आप पाठ को भली प्रकार समझ गए होंगे। धन्यवाद।